हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी की मृत्यु के तक ये पूरा काल दिल्ली सल्तनत का कार्य होता है। और इतने लंबे समय अवधि के दौरान देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार उन 5 वंशों के बारे में जान लेते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से हैं? आखिर उनका क्या-क्या क्रम था? इन सब के बारे में जानते हुए फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। वे थे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम वंश जो था, वह था लोदी वंश। इन पाँचों वंश को हम लोग बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। इन 5 वंशों में से हम लोग गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे जो भी जानकारी आपकी परीक्षा की दी गई, सभी जानकारी आपको दे दी गई है। आप उस जो भी आपको जानकारी दी गई, उसको बार-बार रिवीजन करते रहिए ताकि आगामी परीक्षा जो भी कोई हो, उसमें अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो वे गलत ना कर सकें। और हम लोग जो दूसरा वंश है, खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करें। खिलजी वंश के कार्यकाल की आपकी बात की जाए तो खिलजी वंश का कार्यकाल होता है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। और अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली सल्तनत में, जो कह सकते हैं कि खिलजी वंश था उसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक थे। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक था। ये इनका शुरुआती आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा परिचय था। इसके बाद हम लोग देख रहे थे उनको जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, कह सकते हैं जो खिलजी वंश का जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, उस नीति को अपनाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगह पे आक्रमण करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश था खिलजी वंश, जिन्होंने उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देवगिर पे आक्रमण करते हैं, फिर तेलंगाना पे आक्रमण करते हैं, उसके बाद होयसल पे करते हैं, उसके बाद पांड्य राज्य पे आक्रमण करते हैं। ये इनका आक्रमण का क्रम था। अब हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके कि हमको आज इसके आगे क्या पढ़ना होगा। अगर जैसे कल की क्लास में हम लोग कोई पॉइंट या कोई भी बिंदु भूल गए होंगे, उसको आज आसानी से रिवीजन हो जाएगा तो वो याद आ जाएगा। जैसे हम लोग कल पढ़े, कल की क्लास में हम लोग देखे थे कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल राज्य पर आक्रमण करते हैं। आखिर ये आक्रमण कब करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये आक्रमण 1311 ईस्वी में करते हैं। आखिर होयसल राज्य की राजधानी क्या थी, ये भी आपको बताया गया था। होयसल राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। और इसके साथ साथ वहाँ का शासक कौन था? वीर बल्लाल था या बल्लाल देव था। और इस आक्रमण को या इस कह सकते हैं कि होयसल राज्य पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? इस होयसल राज्य पे आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क सेना के नेतृत्व के लिए मलिक काफूर को भेजते हैं। और इस युद्ध में मलिक काफूर विजयी होता है और उसके साथ साथ वो वहाँ से धन लूटता है। और जो वीर बल्लाल थे और उनके सहयोगी थे, इन सभी को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद वे अलाउद्दीन खिलजी के सामने उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हुए और दूरदर्शिता को देखते हुए उन्होंने वीर बल्लाल जो थे उनको अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ उन्हें वार्षिक कर अदा करने का भी, जो वीर बल्लाल थे वो अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर अदा करने का भी वचन देते हैं। साथ साथ जब वीर बल्लाल दिल्ली से होयसलगढ़ लौट रहे थे तो उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें एक विशेष वस्त्र देते हैं जिसे खिलअत्र कहते हैं। और साथ ही साथ एक मुकुट देते हैं और उन्हें 10 लाख टंका रुपए देते हैं ताकि वे उन रुपयों से अपना जो होयसल राज्य पर आक्रमण हुआ था उसके बाद जो विध्वंस हुए थे उनका निर्माण करके पुनः साम्राज्य का संचालन कर सकें। ये था होयसल राज्य के बारे में। उसका दूसरे बात उन्होंने कल की क्लास में बताया था पांड्य राज्य के। पांड्य राज्य पे आक्रमण की बात की जाए तो उन्हें 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य पर आक्रमण करते हैं। वहाँ का राजा जो था वीर पांड्य था। और वहाँ की राजधानी की बात की जाए तो मदुरई थी। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। और जो पांड्य राज्य का जो दूसरा शासक कह सकते हैं, जो वीर पांड्य का जो छोटा भाई था सुंदर पांड्य, वह राजा बनना चाहता था। वह इसीलिए पांड्य राज्य में बार बार विद्रोह करता था। इस प्रकार जब ये सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपने जो तुर्क सेना का सेनापति होता है उन्हें भेजते हैं मलिक काफूर को। मलिक काफूर जाता है, उसके बाद जो सुंदर पांड्य थे वो उसका सहयोग करते हैं। और इस प्रकार जब ये सूचना
वीर पांड्य को मिलती है तो उन्होंने राजधानी छोड़कर, जो उनकी राजधानी मदुरै थी, उसे छोड़ के भाग जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत, कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में सभी राज्यों पे विजय, कह सकते हैं दक्षिण राज्य के सभी राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केवल पांड्य राज्य ऐसा ही राज्य था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कह सकते हैं 1296 से लेकर 1307 ईस्वी के बीच में जो मंगोल आक्रमण थे सबसे ज़्यादा बार हुए थे। कितनी बार? लगभग 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किए थे। अब उसके बाद आज की क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं कि देखते हैं आज की क्लास में क्या हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में 1315 ईस्वी में देखें, 1315 ईस्वी में 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दक्षिण भारत से दिल्ली बुला लेते हैं। दक्षिण भारत से दिल्ली बुला लेते हैं। दिल्ली बुला लेते हैं। आखिर वे जो मलिक काफूर थे उनको दिल्ली क्यों बुलाते हैं? इसी वजह से बुलाते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया था, ये कह सकते हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। इस वजह से राज्य का संचालन करने के लिए उन्होंने मलिक काफूर को बुलाते हैं। मलिक काफूर कौन थे? एक सेनापति थे, योग्य सेनापति थे, इस वजह से ये इनको बुलाते हैं। और इस प्रकार जब सूचना मलिक काफूर को मिलती है तो कहीं ना कहीं अगर कोई सेनापति है उसके मन में एक लालसा होगी कि वह भी सुल्तान बन सके। यही लालसा मलिक काफूर के अंदर भी थी कि वह चाहता था कि सुल्तान बनने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने जो सबसे बड़ा पुत्र था खिज्र खान, जो यहाँ लिख देते हैं, खिज्र खां के पुत्र को, अलाउद्दीन का जो सबसे बड़ा पुत्र था खिज्र खां, उसको सुल्तान नहीं घोषित करने के बजाय उसका जो खिज्र खां के बड़े पुत्र जो थे, बड़े पुत्र जो था, बड़ा पुत्र कौन था? सिहाबुद्दीन को सिंहासन पर आसीन करता है। क्या करता है? सिहाबुद्दीन को सिंहासन पर आसीन करता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन कौन हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी जब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है वह अपने सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां के जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो 6 वर्ष की आयु थी मात्र, उसका सबसे बड़ा पुत्र सिहाबुद्दीन को वो सुल्तान घोषित करता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 5 जनवरी, यहाँ लिख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग अभी बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल को रिवीजन कर लेते हैं। या जैसे देख लिए अलाउद्दीन खिलजी में क्या, हमको अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हमको क्या याद रखना है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य जो व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे, याद रखेंगे। सैन्य व्यवस्था में क्या याद रखेंगे आपको? जो उन्होंने सबसे नया कार्य किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? केंद्र पर एक बड़ी सेना, एक बड़ी व अस्थायी सेना, अस्थायी सेना, और साथ ही साथ उन्हें क्या था? नगद वेतन था। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और कार्य किया था, उन्होंने ये किया था कि जो सैनिक होते थे, या कह सकते हैं सैनिकों के हुलिये का विवरण साथ ही साथ घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की।
ये देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक यूनिक कार्य किया था, कह सकते हैं कि इन्होंने ये सबसे बड़ी उपलब्धि दी थी सैन्य व्यवस्था में। उसके साथ साथ उनकी बाजार व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। बाजार व्यवस्था बाजार व्यवस्था में उन्होंने देखा जाए तो जो रोजमर्रा की वस्तुएं थी, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत कम कर दी। उसके अलावा उन्होंने देखा जाए तो जो व्यापारी वर्ग था उनको लिए एक कह सकते हैं कि सहाने मंडी, कौन थे सहाने मंडी ने व्यापारी वर्ग अपने आप को सहाने मंडी में पंजीकृत करना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, पंजीकृत करवाना चाहिए। पंजीकृत करवाना चाहिए। साथ ही साथ ना ही कोई कह सकते हैं कि अनाज का अनाज का संग्रह नहीं कर सकता है, संग्रह नहीं कर सकता है। ना ही चाहे वह व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान हो, वे दोनों में से कोई भी अनाज का संग्रह नहीं कर सकता है। अगर कोई भी अनाज का संग्रह करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा या कठोर से कठोर दंड दिया जाने का ये प्रावधान था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। इसके साथ साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत में आखिर उनके आक्रमण का क्या क्रम था। उनके आक्रमण का क्रम था, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहाँ आक्रमण किया था, यहाँ तो लिख देते हैं देवगिर पर आक्रमण। उसके बाद उनका आक्रमण कहाँ था, तेलंगाना पे था, तेलंगाना पे आक्रमण। उसके बाद कहाँ था, होयसल पे आक्रमण, होयसल पर आक्रमण। उसके बाद था पांड्य राज पर आक्रमण उन्होंने किया था। पांड्य राज पर आक्रमण करते हैं। ये था इनका एक बार रिवीजन करने जो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, वो एक बार आपको रिवीजन के तौर पे सैन्य व्यवस्था भी याद रखिएगा, बाजार व्यवस्था। उसके बाद उनका जो अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत में आक्रमण किए थे उनका कौन सा क्रम होता है, पहले कौन सा आक्रमण किए थे, कहाँ किए थे, ये पूछता रहता है, इस वजह से इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अपनी स्थापत्य कला के बारे में या अपने स्थापत्य कला में कितना योगदान देते हैं, कौन कौन से स्थापत्य कला हैं उनके बारे में देखते हैं। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। स्थापत्य कला यहाँ लिख देते हैं। स्थापत्य कला में कितना योगदान इन्होंने दिया, उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था, इसके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो उन्हें सीरी का किला बनवाते हैं। कौन, सीरी का किला, क्या करते हैं, सीरी का किला निर्माण करवाते हैं। और एक खास बात रहती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अपने स्थापत्य कला में योगदान देते हैं वे सभी के सभी दिल्ली में ही निर्माण होते हैं। सीरी का किला हुआ, हजार खंभा महल, ये क्या हुआ, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अलाई दरवाजे का निर्माण करते हैं। कौन सा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण कराते हैं। उसके अलावा उन्होंने जमात खान मस्जिद, एक थी, कौन थी, जमात खान मस्जिद, ये जो है अलाउद्दीन जो ये बनवाते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत जो थे, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसके पास ये बनवाते हैं। कौन, जमात खाने मस्जिद का निर्माण कहाँ करते हैं, अलाउद्दीन जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा के पास उनका इसका निर्माण करवाते हैं। उसके साथ साथ
उसके साथ उन्होंने हौज खास, कहा हौज खास, हौज खास का निर्माण कराते हैं। और इसी को कहा जाता है हौज इलाही। कौन सा? हौज ए इलाही, हौज ए अलाई, हौज ए अलाई होता है। इसको स्मारक होता है। क्या होता है? स्मारक। इसका ये निर्माण करते हैं। और ये सभी देखा जाए तो कहाँ होते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में इसका निर्माण करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीरी का किला होता है, सीरी का किला निर्माण करते हैं, हजार खंबा महल निर्माण करते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण करते हैं, जमात खान मस्जिद का जो होता है, अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके मकबरा के पास इसका निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हौज खास जो जिसे कहा जाता है हौज अलाई, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार इतने धरोहरों के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्थापत्य कला में योगदान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट आपको छूट गया था, ये लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ लिख गए हैं, इस पॉइंट को याद लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलौर जालौर के शासक। कौन? अलौर जालौर, जालौर के शासक, अलौर जालौर के शासक थे कान्हड़। कौन थे? कान्हड़, कान्हड़ देव। कान्हड़ देव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ना ही अपने किसी सेनापति को ना ही अपने किसी सैनिक को युद्ध के लिए भेजते हैं, बल्कि इनकी कहते हैं इनके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इसके साम्राज्य पर आक्रमण के लिए अपने एक नौकरानी वह नौकरानी कौन थी? इसके बारे में देख, वह नौकरानी थी गुलू बेहपूत। कौन थी? गुलू बेहपूत, ये नौकरानी थी। ये नौकरानी जाती हैं जो आलौर जालौर के शासक थे कान्हड़ देव, इनसे युद्ध करते हैं। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी इन्हें इतना नीचा दिखाते हैं कि वे उनके युद्ध के काबिल भी नहीं कर सकते, उस राज्य के ऊपर आक्रमण करने के काबिल भी नहीं होते। ये था अलाउद्दीन की सबसे बयान में ये एक पॉइंट है, आपको उस समय छूट गया था, ये बाद में आपको लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल देखेंगे आखिर अलाउद्दीन खिलजी पे जब मृत्यु होती है उसके बाद कौन शासक होता है। इस तरह आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।